हेलो बच्चों, नमस्कार। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। नॉर्मली इसमें आपको बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, ये आखिरी लेक्चर है परिमेय और अपरिमेय का। तो देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं परिमेय किसे कहेंगे और अपरिमेय किसे कहेंगे। तो बाबू देखिए जो p/q के रूप में होगा उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, और जो p/q के रूप में नहीं होगा उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो बाबू ना, यहीं पे देखो, ये जो है कि बटा के रूप में है, यहाँ जो है कि ये बिना बटा के रूप में है, यहाँ भी ये बटा के रूप में है, लेकिन फिर भी ये जो है कि अपरिमेय है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये परिमेय संख्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बताते हैं, देखिए आपको पता है रूट वाले जितने भी वैल्यू है वो सब के सब अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कभी कभी रूट वाली वैल्यू भी परिमेय संख्या हो जाती है। जैसे बात करें 4 की, तो देखिए 4 भले ही रूट में है, लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे आप ना तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये परिमेय में आएगा, अपरिमेय में नहीं आएगा। तो अपरिमेय हम उसका करेंगे जिसका वर्गमूल नहीं हो सकता है, उसको हम कहेंगे अपरिमेय। जैसे √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये सब के सब जो है कि अपरिमेय में आते हैं, अपरिमेय में आते हैं। एक जानकारी और आपको बतानी है, देखिए इसके साथ कोई भी परिमेय संख्या काहे ना जुड़ा हो, कुछ भी इसके साथ अगर जुड़ेगा तो उसे हम अपरिमेय संख्या ही कहेंगे, यह आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले बात करते हैं इसके 2 - √5 की। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे √5 इसके साथ जुटा हुआ है, अर्थात ये घटा हुआ है। तो इसका मतलब अभी हमने बताया कि जिसके साथ भी रूट वाली संख्या जुड़ी होगी, मतलब अपरिमेय संख्या जुड़ी होगी, उसे आप बिना सोचे अपरिमेय लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखिए, देखना बच्चों, इसको बिना सॉल्व किए आप उत्तर मत देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे देखिए इस ब्रैकेट को आप तोड़िए पहले, तो हो जाएगा 3 + √23 - √23। ये देखिए √23 जो है कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 3। चूंकि आप जानते हो कि 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो है कि यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए, यहां देखिए √7 ऊपर भी है, √7 ऊपर नीचे भी है। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल होके बचेगा 2/7, और 2/7 एक परिमेय संख्या होती है। तो ये भी किस में आ जाएगा, तो परिमेय संख्या में आ जाएगा। अब बात करनी है इस दोनों प्रश्नों की। तो देखिए अभी हमने बताया कि जब भी रूट कोई लगा हो, रूट वाली जो वैल्यू आ जाए जिसका वर्गमूल ना हो सकता हो, तो उसे हम अपरिमेय की श्रेणी में रखेंगे। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, पाई हम जानते हैं कि अपरिमेय होता है, तो इसके साथ कोई भी चीज जुड़ी रहेगी तब भी ये अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमने पांचों को जो है कि बांट दिया, कौन परिमेय में है कौन अपरिमेय में है। तो इस तरीके से आपको उत्तर देनी है, जिसके साथ भी अपरिमेय संख्याएं जुड़ी हो उसको अपरिमेय ही बताना है। और परिमेय संख्या के साथ अगर छोटा सा भी अपरिमेय कहीं भी जुट जाएगा तो उसे हम आपको जैसे बताना है कि वो अपरिमेय संख्या है। चलिए अब देखते हैं इसके अगले प्रश्न को, तब तक कीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो हम लोग देखते हैं आप दूसरे प्रश्न को क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हमें सरल करना है। देखिए इसके लिए कुछ आपको सीखना होगा। क्या सीखना है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको सीखना होगा जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो देखिए जैसे बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा और भाग होता है, वैसे ही अपरिमेय संख्याओं का भी होता है। जैसे
बात करें, मान लीजिए यहाँ पे √2 दिया है और आपको 3 ऐड करनी है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये आपस में कभी नहीं जुट सकता। तो इसका आंसर 3 + √2, चाहे वो यही का यही आंसर हो जाएगा। लेकिन वही अगर √2 में अगर √2 को ऐड किया जाए तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। जैसे हम a + a जोड़ते हैं तो हो जाता है 2a, उसी प्रकार से √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√a। उसी प्रकार से अगर √2 का मल्टीप्लाई √2 से किया जाए, अगर सेम रूट में हो तो ये रूट गायब हो जाता है, तो सिर्फ का आंसर आएगा तो 2 आएगा। अगर √3 का अगर स्क्वायर किया जाए तब भी रूट जो है कि गायब हो जाता है, क्या बचता है, तो सिर्फ 3 बचेगा। इसी प्रकार से अगर √2 का मल्टीप्लाई रूट जो है कि 5 से किया जाए तो रूट के अंदर रूट का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी हो जाता है 2 × 5 = 10, ये √10 हो जाएगा। अगर √2 का अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा 6√2। तो इस तरीके से इसके मल्टीप्लिकेशन है, बीजगणित जैसे जो है कि जुटेंगे और घटेंगे, गुणा भाग होगा। तो चलिए इतने प्रश्न जब हम करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 3 + √3 है, यहाँ पे 2 + √2 दिया हुआ। इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें से कोई एक पद आपको उठाना है। जैसे मान लीजिए हमने 3 को लिया, अब इन दोनों के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का पहले 2 में करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। लेकिन अभी 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ 2 के साथ ही हुआ है, अभी √2 बाकी है, इसका मल्टीप्लाई हम इससे भी पहले करेंगे, तो हो जाएगा 3√2, हो जाएगा 3√2। उसके बाद से इसमें का उठाएंगे, मतलब इस √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा +2√3, और √3 का फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा। देखिए रूट वाला है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3 = 6, इन √6 हो जाएगा। देखिए इसमें जो भी चीज़ें जुटेंगी उसको जोड़ देना है, और जो चीज़ें नहीं जुटेंगी उसको छोड़ देना है। देखिए 6 एक परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखने के बाद कोई भी परिमेय संख्या नहीं दिखाई दे रहा, नहीं कोई जो है कि रूट वाले में, मतलब परिमेय संख्या वाले में, अपरिमेय संख्या वाले में भी कोई जुट रहा है। तो रूट यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, ये आपस में भी नहीं जुड़ेंगे, तो यही हम लोग का आंसर भी हो जाएगा। ये रहा हम लोग का आंसर। इसी प्रकार से इसको देखिए, ये तो a + b और a - b का सूत्र है। जैसे एक सूत्र होता है a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ से आप देख सकते हो, एक है 3 + √3, एक है 3 - √3, मतलब ये सेम है, बस चिन्ह का अंतर है। इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो ये सूत्र का इस्तेमाल करना है, a² - b²। a की जगह पे क्या है, तो 3 है तो 3 का स्क्वायर, अब b के जगह क्या है, तो √3 है तो √3 का स्क्वायर। देखिए 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। यहाँ अभी देखिए बताया गया कि √3 का अगर स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ क्यूब हो गया था, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 ही होगा, तो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 होगा। 9 में से 3 घटा दीजिए, 6 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर भी हो जाएगा। अब बात करें तीसरे प्रश्न की, तो देखिए √5 + √2 का स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a + b के होल स्क्वायर का, जो सूत्र होता है a² + 2ab + b²। इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको बनाएंगे। तो देखिए a² मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, और +2ab, तो 2a की जगह √5 और b की जगह √2, यहाँ से हो गया। उसके बाद से b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, देखिए ये हो गया a² + 2ab + b²। अब इसको सॉल्व करिए तो √5 का वर्ग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 5, अब यहाँ से 2, अब 5 × 2 = 10, तो हो जाएगा √10 = यहाँ स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 2, और 5 और 2 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 7 + 2√10, 2 स्क्वायर √10 हो गया। ये जो है कि जुट नहीं पाएगा बच्चों, इसलिए आंसर हमें यहीं पे लिखना पड़ेगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी देख लीजिए।
कह रहा है √5 - 2 √5 + 2। फिर ये देखिए a + b a - b के जैसा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो सूत्र में हो जाएगा a² - b², तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 5 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो आंसर आएगा हमको 3, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा 3। तो ये 4 प्रश्न थे दूसरे में, जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ कर लिया है। अब देखिए इसी के साथ एक तीसरा प्रश्न है बाबू, इसमें दिया हुआ है जिसे पाई का जो डेफिनेशन होता है। पाई क्या है बच्चों, तो वृत्त की परिधि तथा उसी वृत्त के परिधि का वृत्त का जो व्यास होता है उसी का अनुपात होता है। जैसे इसमें तीसरे प्रश्न में क्या है कि जो पाई है वो सूत्र होता है c/d, जहां c क्या है, वृत्त की परिधि है, वृत्त की क्या है, परिधि है, और जो d है वो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। देखिए ये कह रहा है पाई जो है कि एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। देखिए तो इसमें कह रहा है कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जो इसका मान आ रहा है c/d वो जो है कि एक परिमेय संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है इसका निराकरण कैसे करेंगे, तो पाई एक परिमेय संख्या है तो पक्का इसमें c या तो d, यानी c या तो d जो है कि पक्का एक अपरिमेय संख्या होगा, तभी तो पाई जो है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसका निराकरण हो तो गया। इसमें निराकरण करने के लिए कहा, तो निराकरण यही बच्चों कि अभी आपको जो है कि इसका पहला जो प्रश्न था उसमें बताया जा रहा था कि कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी यदि कोई भी अपरिमेय संख्या या तो भाग में हो या तो गुणा में हो। तो इसमें या तो c या तो d एक अपरिमेय संख्या कोई ना कोई एक है, जिसके कारण पाई एक अपरिमेय संख्या हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसका निराकरण कर देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब बात करें इसके बाद जो चौथा प्रश्न है उसकी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, परिमेयकरण सॉरी वो जो है कि ज्योमेट्री पर आधारित है, चित्र पर आधारित है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, तब तक कीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसमें जो हम लोगों का अगला प्रश्न है वह कह रहा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। इसके पहले हम लोगों ने ना √2, √3 और √5 का संख्या रेखा पर निरूपण देखा है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। बहुत ही हम लोग आसान तरीके से इसको दिखाए थे, लेकिन उसके जैसा ये नहीं है, कुछ ये अलग है। इसके लिए देखिए प्रोसेस क्या है, आपको रूट में कुछ भी दिया हो पॉइंट के रूप में, उसके लिए ये ट्रिक है। आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा ऐसे बना लेनी है, लेकिन संख्या रेखा अभी नहीं बनानी है। इस 9.3 को पहले नाप लेना है, एक रेखाखंड खींचना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 9.3 का एक रेखाखंड आपको खींच लेनी है। तो मान लीजिए हमने यहां से लेके यहां तक AB जो है कि 9.3 का एक रेखाखंड खींचा है, 9.3 सेंटीमीटर का। अब प्रश्न यह है कि 9.3 सेंटीमीटर हम नाप के तो यहाँ खींचे नहीं है, तो आपको यहाँ नाप के खींचना है कितने का, तो 9.3 सेंटीमीटर का। देखिए बहुत ही ये सिंपल है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देना है। इसमें 1 सेंटीमीटर की रेखा जो है कि इसमें ऐड कर देनी है और इसको बना देना है C। बिंदु क्या हो जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा C। अब सिंपली आप जो है कि ज्योमेट्री में एक रूल होता है कि किसी भी रेखा को समद्विभाजित करना, तो इस AC पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक AC रेखाखंड हो गई है, इसका हम करेंगे समद्विभाजक। तो समद्विभाजक करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया जाता है, इस A को केंद्र मानकर प्रकार में इसके आधे से अधिक दूरी लेते हैं, मतलब इसमें आधा से अधिक दूरी आपको प्रकार लेना है। तो प्रकार में लेकर के एक चाप ऊपर काटनी है, एक चाप नीचे काटनी है, फिर उस त्रिज्या को न तो हिलाए न तो डुलाए, केंद्र को रख देना है यहाँ पर, मतलब उस पॉइंट को यहाँ रखना है, फिर एक चाप काटना है यहाँ पर, एक चाप काटना है, मतलब चाप के ऊपर चाप काट देना है। इस प्रकार से आपको सेंटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। ये जो सेंटर मिलेगा उसको मान लीजिए कोई भी बिंदु O मान लीजिए, O एक सेंटर है, तो O को केंद्र मानकर OA चाहे OC दोनों के दोनों बराबर हो गए।
किसी का भी रेडियस लेकर के आपको एक सेमी सर्कल बना देना है इस तरीके से। तो जब सेमी सर्कल बन जाएगा तब हम लोग का स्टार्ट होगा इसकी वैल्यू निकालनी। अब इस बिंदु B पर से एक लंब खींचना है आपको, ऐसे एक लंब खींचनी है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब प्रश्न आता है कैसे खींचेंगे, तो आपके पास एक सेट स्क्वायर होगा, उसकी मदद से आप खींच सकते हो, नहीं तो फिर लंगड़ा प्रकार की सहायता से भी आप खींच सकते हैं, नहीं तो चांदे से भी आप खींच सकते हैं। तो इतनी मेथड है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे इस तरीके से। इसको नाम दे दीजिए, आप BD दे दीजिए। BD ये हो गया ABC, ये हो गया BD। तो ये जो BD की जो डिस्टेंस है वही है √9.3, यही है √9.3। अब ये जो डिस्टेंस है उसको आप जो है कि एक नीचे सरल रेखा बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ लिख देंगे 0, इधर -1 +1 2 3 4 इस तरीके से मान लीजिए होगा डॉट डॉट। अब ये संख्या रेखा बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस नापनी है और 0 पर से इसको गिरा देनी है। ये डिस्टेंस जहाँ तक जाएगा वो जहाँ बिंदु अंतिम जो रेखाखंड की जो अंतिम सिरा होगी वही हमारा √9.3 होगा। अब प्रश्न आता है क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है, तो बिल्कुल तरीका है। आप इसी को क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, इसको ऐसे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, रेखा बना देंगे। इसी को 0 मान लेंगे, इसको 1, यहाँ पे 2 3, इस तरीके से इसी को क्या करना है, आपको रेखाखंड बना लेना है। उसके बाद से ये वाली डिस्टेंस पर से यहाँ से केंद्र मान के यहाँ पे एक चाप काट देंगे। ये चाप जहाँ काटेगा वही हमारा जो है कि √9.3 होगा। तो ये आप नाप के कीजिएगा, बोर्ड पर जो है कि हम नाप के चूंकि तो बना नहीं रहे, तो ये कहाँ जाएगा अभी ऐसे पता नहीं चलेगा। जब आप इसको नाप के बनाएंगे तो जहाँ भी ये काटेगा बच्चों वही √9.3 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। उसके बाद से जो हम लोग का इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, उसको देखते हैं और उसके बाद प्रश्नावली 1.6 की तरफ चलते हैं। तो चलिए इसको आप लोग कीजिए स्क्रीनशॉट। हम लोग का अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 प्रश्न है जिसके हरों का परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हरों का परिमेयकरण क्यों करते हैं। तो हर का परिमेयकरण इसलिए किया जाता है ताकि नीचे का जो हर में रूट दिया गया है वो गायब हो जाए। तो आपको मेन काम क्या करना है कि नीचे जो भी रूट दिखाई दे रहा है उसको रिमूव करना है। तो बताइए, रूट से रूट लड़ा देंगे तो रूट गायब हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके का अगर सिंपल आ जाए तो आपको √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है ताकि रूट जो है कि कैंसिल हो जाए। तो देखिए √7 का √7 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा सिर्फ 7 और √7 का 1 में हो जाएगा √7। इस प्रकार से हर का परिमेयकरण हमने कर लिया। लेकिन सारे प्रश्न में ऐसा नहीं होगा। अगर इस तरीके के प्रश्न आ जाए जोड़ और घटाने के साथ तो आपको अंक वही रखना है, जो यहाँ पे दिया है वही रखना है, बस चिन्ह बदल देना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है √7 तो √7 रहेगा, बस माइनस के जगह प्लस कर देना है। यहाँ √6 का √6 रहेगा, बस यही सेम संख्या से ऊपर जो है कि मल्टीप्लाई कर देना है, √7 प्लस √6 इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे बराबर मिटा देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसको आप लोग ब्रैकेट में कर सकते हो, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही का वही रहेगा, √6। अब बट्टा ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी। आपको फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में बताया गया कि यदि a प्लस बी या a माइनस बी a प्लस बी हो इस तरीके से तो उसको a² और माइनस b² करते हैं। तो इस नियम से √7 का स्क्वायर हो जाएगा, √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा √7 प्लस √6। और देखिए √7 का वर्ग 7 और √6 का वर्ग 6, केवल रूट गायब होगा। अब इसको कर लीजिए, √7 प्लस √6 अपान 7 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। यही हम लोग का, सॉरी 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा। ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट, तो देखिए √5 प्लस √2 दिया है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सेम यहाँ पे हम मिटाते हैं बराबर, इसमें गुणा करना है
√5 माइनस √2 से, यही आपको याद रखना है। प्लस है तो बस हमने माइनस कर दिया। ऊपर भी सेम से करेंगे, सेम से हो गया। अब ऊपर जो है कि उतार देंगे √5 माइनस √2, और नीचे देखिए प्लस भी a माइनस b हो गया है, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ कर लीजिए, हो जाएगा √5 माइनस √2 अपान, ये रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -2, हो जाएगा √5 माइनस √2 अपान 5 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 3। ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। इस प्रकार से हर का परिमेयकरण करना। इस लास्ट क्वेश्चन को भी करते हैं। ये इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो √7 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि √7 - 2 है। ऊपर भी कर देंगे √7 + 2 से। देखिए ऊपर उतना ही होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे उतना ही रहता है, और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा उतना ही, √7 + 2 अपान, ये हो जाएगा 7 - 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो √7 + 2 अपान 7 में से 4 गया 3, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों को बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों को। तो थैंक यू।